हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट में पर्यावरण पेडागोजी को, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो लगभग हर बार आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो कक्षा 5A के शिक्षक का सवाल है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के जो शिक्षक हैं वो सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। कोई कक्षा चल रही होगी, वर्ग A और B में दोनों में पर्यावरण पेड़ों की कक्षा चल रही होगी, तो कक्षा A के जो बच्चे हैं उनके लिए सवाल दिया गया पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि बी जो वर्ग होता है, सेक्शन होता है, उसने कहा क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो आइए देखते हैं। पहला आंसर है ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है, बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। दूसरा है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। तीसरा है ए मुक्त अंत वाला अपसारी है, बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। चौथा है ए बद्ध अंत वाला अपसारी है, बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। चलिए देखते हैं अभिसारी अपसारी क्या होता है। अभिसारी और अपसारी को जब हम देखें तो देखना, अभिसारी जब साइंस की, विज्ञान की भाषा में कहते हैं, सीधा टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है तो वो सीधा एक ही क्रम में चलता है। और जो अपसारी की बात करें तो जो प्रकाश है वो फैला हुआ निकलता है, यानी कि फैला हुआ ज्ञान, जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, वो ज्ञान अपसारी होता है। जो निश्चित किया जाए या क्रम में किया जाए या संख्यात्मक हो, उसे हम अभिसारी कहेंगे। और जिस पर कोई पाबंदी ना हो उसे हम अभिसारी कहेंगे। यानी कि अगर हमें 8 प्राप्त करना है तो इसके लिए एक संख्या दे दी जाएगी कि 2 गुणा 4 बराबर 8। तो इसका एक ही तरह से आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए वो अभिसारी आंसर है। और अगर 8 को कहे कि 8 को कई आंसरों द्वारा लाना है तो वो कहेगा 16 भाग 2 बराबर 8। वो कहेगा 4 + 4 बराबर 8। वो कहेगा 2 गुणा 4 बराबर 8, 4 गुणा 2 बराबर 8, यानी कि 10 - 2 बराबर 8। ऐसे आंसर को कई आंसर ले आएगा, उसे हम अपसारी कहेंगे, उसे ही हम सृजनात्मक आउट ऑफ बॉक्स कहेंगे। चलिए देखते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, एक संख्या दे दी, तो ये हमारा अपसारी तो है नहीं, ये अभिसारी क्वेश्चन हो गया, ये बिल्कुल निश्चित है। तो पहले में अभिसारी होगा, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, जो आंसर जिसके मन में आए वो ही दे दे, तो ये हमारा दूसरा अपसारी हो गया। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तो मतलब कि दूसरा अपसारी जिसमें है वो राइट आंसर है, और जो अभिसारी हैं उन्हें काट देंगे दूसरे में, यानी बी में। तो हमारा इतना तो सॉल्व हो गया कि ये थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं है। चलिए अब थोड़ा और निकालते हैं। ये तो निश्चित हो गया कि 3rd और 4 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वाला सेकंड है, बी है, वो अपसारी है, ये क्लियर है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और ये अभिसारी है, तो इसमें भी अपसारी है, इसमें भी अपसारी है, इसमें अपसारी है, इसमें, तो ये तो होंगे ही नहीं। चलिए अब थोड़ा बद्ध अंत वाला और मुक्त अंत वाला देख लेते हैं। मुक्त अंत वाला, अब हमारा कंफ्यूजन 2 में से ही रह गया, 2 तो हम काट ही देते हैं कि ये तो होंगे ही नहीं। हमारा अब कंफ्यूजन 2 में। बद्ध अंत वाला यानी कोई निश्चित ढंग दिया जाए, निश्चित तरीका दिया जाए, निश्चितता दिया जाए, या क्या हो ऐसे शब्द आ जाए तो उसे निश्चित कहेंगे। बद्ध अंत, मुक्त अंत वाला जिसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई रोक टोक ना हो। और यदि हम अपसारी की और पहचान करें तो उसमें यदि अगर कोई जैसे शब्द आते हैं, और अभिसारी की बात करें तो अभिसारी में क्या आ जाता है, तो इसमें कोई निश्चित ना हो,
उसे कहेंगे हम मुक्त अंत वाला, कोई रोक टोक ना हो। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा और पढ़ते हैं। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ से आगे को अभिसारी है क्योंकि यहाँ 5 लिखने को कह रहा है। अगर यहाँ कॉमा लगा देंगे तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक क्या होगा अगर धरती पर, यहाँ पर धरती एक निश्चित कर दी है कि धरती पर क्या होगा। यहाँ ब्रह्मांड की भी बात कह सकता था, अगर ब्रह्मांड की बात कहता कि क्या होगा अगर पेड़ ना बचे, तो वो कहीं भी पूरी जानकारी देते। अगर धरती नाम नहीं आता, यहाँ पेड़ दे दिया कि निश्चित नहीं, किसी पेड़ के बारे में बता दो, तो हमारा ये हो गया यानी मुक्त अंत वाला, मुक्त अंत वाला अभिसारी क्वेश्चन हो गया हमारा ये। और ये हो गया यानी बद्ध अंत वाला, ये बद्ध अंत वाला अपसारी हो गया। तो बद्ध अंत वाला अपसारी, और पहला कौन सा है, बद्ध अंत वाला यानी मुक्त अंत वाला। पहला जो ए है वो है मुक्त अंत वाला। उस पर पेड़ों का कोई निश्चित नहीं किया है कि पेड़ क्या, कौन से पेड़ों के लाभ देंगे। इसमें धरती निश्चित कर दी कि यहाँ केवल धरती के ही बारे में बताना है, यानी धरती पर क्या क्या हानि होंगी। मुक्त अंत वाला अभिसारी पहला हो गया। तो मुक्त अंत वाला अभिसारी कौन सा है, सेकंड वाला, इसमें बद्ध अंत वाला अभिसारी। दूसरा कौन सा हो गया, बद्ध अंत वाला बी, बद्ध अंत वाला अपसारी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से निकालें, 2 को काट दें, 2 तो तुरंत ही कट जाते हैं, देखते ही कि ये तो होगा ही नहीं, लेकिन 2 में कंफ्यूजन रह जाता है, तो हमारा आंसर सेकंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, ईवीएस पाठ्यक्रम को, ईवीएस गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। गृह कार्य कैसा होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर, समय का सदुपयोग के लिए। आइए देखते हैं, जहां नेगेटिव वर्ड है जैसे दोहराना, पुनरावृत्ति, प्रबलीकरण, नकल, ऐसे शब्द आ जाएं हमें तुरंत काट देना चाहिए, बिल्कुल गलत शब्द हैं। ऐसे शब्दों को हमें बिल्कुल ऑप्शनों में देखने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें तुरंत ही काट देना चाहिए। केवल एक बात का ध्यान रखना हो कि क्वेश्चन फैक्ट हो तो हमें सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट क्वेश्चन में हमें एकदम नहीं काटना चाहिए। फैक्ट क्वेश्चन जैसे किसी मनोवैज्ञानिक का दे दे तो किसने दोहराने की बात की है, किसने पुनरावृत्ति की बात की है, किसने प्रबलीकरण की बात की है, किसने नकल की बात की है, ये सारी चीज़ें दे देगा तो हमें एकदम नेगेटिव नहीं करना है, नहीं काटना है। अगर नेगेटिव शब्द है और ऐसा शब्द है तो हमें काट देना है। तो हमारा पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण एकदम कट गया। पुनरावृत्ति को ही दोहराना कहते हैं, प्रबलीकरण को ही नकल कहते हैं, तो हमारा ये तो बिल्कुल कट गया क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। मास्टरी लर्निंग जैसा शब्द आ जाए, मास्टरी लर्निंग का मतलब होता है शिक्षकों के अनुसार, विद्यालय के अनुसार, यानी प्रबंधक के अनुसार जो कार्यक्रम होते हैं उसे मास्टरी लर्निंग कहते हैं। मास्टरों के अनुसार, अध्यापक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित इसे ही कहते हैं क्योंकि यहाँ विद्यालय के अनुसार पढ़ाया जाए, विद्यालय जैसा चाहता है वैसा सिखाया जाए, शिक्षक जैसा चाहता है वैसा सिखाया जाए, प्रबंधन जैसा चाहता है वैसा सिखाया जाए, उसी को मास्टरी लर्निंग कहते हैं। शिक्षा हमारी बाल केंद्रित होती है, ना कि मास्टरी लर्निंग। तो हमारा ये भी बिल्कुल कट गया, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल कट गया। चलिए आगे देखते हैं, विस्तारित अधिगम। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो जहाँ विस्तार की बात करें, व्यापक की बात करें, समग्र की बात करें, ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लेना बिल्कुल सही शब्द है। संदर्भ आ जाए, भाषा प्रयोग आ जाए, ऐसे शब्द हमारे बिल्कुल सही हैं। खोजबीन आ जाए पर्यावरण में, बिल्कुल सही है। अन्वेषण, ऐसे शब्द आ जाए बिल्कुल राइट शब्द हैं। तो हमारा, और जहाँ चुनौती की बात करें, अध्यापक के लिए जहाँ चुनौती की बात करें बिल्कुल सही है। जैसे बहुभाषा है, शिक्षक के लिए चुनौती है, लेकिन बहुभाषा क्या है, सामग्री है, विधि है, साधन है सिखाने का कि एक दूसरे अलग अलग भाषा सीख सकते हैं। अगर बहुभाषा के बच्चे हैं कक्षा में तो सभी अपनी अपनी अलग अलग भाषा सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो ये साधन हो गया, विधि हो गई, संसाधन हो गया। और सभी की बहुभाषा, सभी की भाषा को हमें सम्मान देना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा हमें अपनानी होगी, ना कि मास्टरी लर्निंग। बच्चों की आवश्यकता पूरी करने वाली, बालक पर केंद्रित जो रख रही है, केंद्र रख रही है, ऐसी भाषा हमें होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, 2 कट गए।
विस्तारित और चुनौतीपूर्ण उत्तेजना को ही संवेग कहते हैं। उत्तेजना का शाब्दिक अर्थ ही संवेग होता है, यानी संवेग का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना होती है। तो जहां उत्तेजना जैसे शब्द आ जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि संवेगों के अनुसार ही सारी कार्य क्रियाकलाप किए जाते हैं। और जहां समय का सदुपयोग की बात कर रहा हो, कोई कार्य ऐसे दे रहा हो कि बच्चा समय का प्रयोग करे, समय खराब ना करे, तो हमारा जहां समय की बात करे तो उसे हमें तुरंत काट देना चाहिए। बिल्कुल नेगेटिव शब्द होता है। बच्चे के लिए केवल सृजनात्मक का बढ़ावा, रुचिकर पाठ्यक्रम बनाना और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना हमारा एनसीईआरटी का या शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। तो समय का कोई ऐसी चीज नहीं है कि समय के अनुसार ही सारी चीज किए जाए। तो हमारा ये आंसर भी बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। बिल्कुल सही आंसर है, इसे बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव अधिगम की बात करें, चुनौती की बात करें, उत्तेजना की बात करें, सारी चीजें पॉजिटिव हैं और नेगेटिव इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर थर्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। जब हमें अच्छी पाठ्यचर्या बनानी हो तो हमें क्या क्या जोड़ना होगा, देखते हैं। हमें पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना होगा, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना होगा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो जब हम ईवीएस की पाठ्यचर्या में हमें अच्छी पाठ्यचर्या बनानी है, अच्छी ईवीएस की कक्षा बनानी है, तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। तो हमें जो पाठ्यचर्या होगी, तो हमें सबसे पहले बच्चों को करके सीखने पर जोर देना होगा। जब हम बच्चे करके सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे। जैसे उन्हें कहें कि तुम एक पौधा अपनाओ और उस पौधे को बारे में जानो, उसकी तह तक पहुंचो, तो स्वयं करने का मौका मिलेगा। खोज, अन्वेषण, अब अवलोकन का मौका देंगे। बच्चों को भी अवलोकन का अवसर देना चाहिए। बच्चे भी अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन मानी होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष रूप से उसकी जानकारी हासिल करना। तो प्रत्यक्ष रूप से जहां बात करें तो बिल्कुल सही होगा, प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना बिल्कुल सही होगा। जब बच्चों को कहेंगे कि तुम अपनी भाषा को प्रयोग में लाओ, मातृभाषा, अपनी भाषा का मतलब मातृभाषा को अवसर देंगे, तो बिल्कुल सही होगा। उसके दैनिक जीवन को पाठ्यचर्या में जोड़ना। दैनिक जीवन को हम जो पाठ्यचर्या में जोड़ेंगे, उसके सामाजिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को, आसपास के जीवन को, उसे पाठ्यचर्या में जोड़ेंगे, उसे खोजने के अवसर देंगे, तो हमें बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपसी संबंध बढ़ाए जाएं और आपस में खान पान कैसा हो, सारी चीज़ों पर विचार किया जाए। खान पान कैसा हो, ये सारी चीज़ें जब हम अवसर देंगे बच्चों को इन सभी चीज़ों के, तो हमारा पाठ्यचर्या अति अच्छी होगी, प्रगतिशील पाठ्यचर्या होगी। और जब हम पाठ्यचर्या में बाल केंद्रितता डालेंगे, बाल केंद्रितता का मतलब होता है बाल केंद्रित डालेंगे पाठ्यचर्या में, यानी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। मैंने पहले भी बताया है कि बाल केंद्रित वही शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, अच्छी पाठ्यचर्या है। तभी अच्छी पाठ्यचर्या होगी जब बाल केंद्रित शिक्षा होगी। बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं कि बालक के अनुसार कार्य करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बालक के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक के अनुसार अगर हम करेंगे तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ना शिक्षक के अनुसार ना बालक के अनुसार, तो गलत क्यों हो गया। बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक पर केंद्रित, बालक पर केंद्र करके सीखना सिखाना या अधिगम देना। बालक पर केंद्रित करके, बालक को अवलोकन करके। पर्यावरण की हिस्ट्री में सबसे बड़ा शब्द है अवलोकन। जहां अवलोकन की बात करें, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो उसे आंसर लगा देना चाहिए। केवल फैक्ट क्वेश्चनों को छोड़ करके अगर कैसे भी क्वेश्चन आए तो अवलोकन आ जाए तो बिल्कुल लगा देना चाहिए। अवलोकन में ही सारी दुनिया फंस जाती है, ये ध्यान रखना। बाल केंद्रित, जैसे कि मान लीजिए अगर बुद्धि लब्धि किसी की 100 से कम है और एक की 130 या 100 से अधिक है,
एक प्रतिभाशाली है और एक मंद बुद्धि है, तो आप क्या समझेंगे कि दोनों में क्या फर्क होगा, कैसी कैसी अब इनको बाल केंद्रित से जोड़ा जाए तो दोनों को सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, दोनों को टाइम अवसर दिए जाएंगे, लेकिन दोनों को ऐसे अवसर दिए जाएंगे जैसे इसको अगर सरल चीज दे जाए तो इसे बोझ लगने लगती है, ऊबने लगता है, बोझ लगने लगती है, और इसे कठिन दी जाए तो ये ऊब जाएगा, ये भी ऊब जाएगा। अब दोनों को बिल्कुल संभालना है, समग्र करना है, यानी कि समावेशी बनाना है, तो दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। एक को सामग्री अधिक उपलब्ध कराई जाएगी, एक को कम उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे का दोनों का संतुलन बना रहे। ऐसे ही देखते हैं, एक आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है और एक पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, तो दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अगर दोनों को हम ब्रेन लिपि थमा देंगे तो क्या हमारा अधिगम अच्छा होगा, हमें अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या मिल जाएगी, हमें बाल केंद्रित शिक्षा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, हमें प्रगतिशील शिक्षा नहीं मिलेगी, कक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। जैसे आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित है उसे हम चश्मा प्राप्त करा देंगे या लेंस प्राप्त करा देंगे तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, उसे अब ब्रेन लिपि की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ब्रेन लिपि की जरूरत पड़ेगी, उभरी हुई आकृतियों की जरूरत पड़ेगी। नोटों का हमने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ होता है, वो केवल इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, वो पहचान लेते हैं, वो उन्होंने ब्रेन लिपि सीखी हुई होती है, इसीलिए दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो इसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे, इसी को हम प्रगतिशील कक्षा कहेंगे, इसी को हम अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या कहेंगे, इसी को हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। समावेशी शिक्षा यही होती है कि दृष्टिबाधित आदि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए। चलिए, इसमें हमारा कौन सा हो गया, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास कराना। जहां पाठ के अंत की बात करें, नेगेटिव में अगर देखें, पाठ के अंत की बात करें तो हमें एकदम से काट देना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव होता है। और जहां अधिक की बात करें वो भी एकदम बिल्कुल गलत होता है, अधिक या कम की बात करें तो समझ लेना वो बिल्कुल गलत है। जहां अभ्यास की बात करें, अभ्यास केवल एक ही जगह सही होगा, जहां खेल कूद की बात की जा रही हो, तो ये अभ्यास भी अगर इसमें आ जाए तो नेगेटिव होता है, लेकिन जहाँ खेल कूद की बात करें वहाँ अभ्यास से ही खेल कूद निखरता है। जितना हम अभ्यास कर लेंगे, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा खेल निखरेगा। तो जहाँ खेल की बात करें अभ्यास सही हो जाएगा, लेकिन जहाँ ऐसी क्वेश्चनों में आए तो अभ्यास हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 नेगेटिव हो गए पाठ के अंत में और अधिक, ये 3 नेगेटिव हो गए, हमारा ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करें। बहुत बड़ा शब्द है अवसर, जहां अवसर देने की बात करें और पॉजिटिव शब्द हो तो हमारा बिल्कुल आंसर लगा देना, एकदम से बिना देखे आंसर लगा देना। लेकिन क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अपने आसपास को, मैंने कहा दैनिक जीवन को जोड़कर अगर पढ़ाए जाएंगे तो हमारी पाठ्यचर्या अच्छी होगी। संकल्पनाओं को अगर शब्द दे तो बिल्कुल पॉजिटिव शब्द है संकल्पना। लेकिन यहाँ व्याख्या की बात करें तो काट देना। व्याख्या से क्या मतलब, अगर हमें प्रत्यक्ष रूप से अच्छा सिखाना है तो व्याख्या बिल्कुल गलत है। संकल्पनाओं को यहाँ व्याख्या आ जाए और अधिक आ जाए तो हमें बिल्कुल काट देना चाहिए। एकाग्रता भी नहीं, एकाग्रता वाला जमाना चला गया जो पहले होता था कि एकाग्रता से ध्यान लगाओ तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये नहीं। उन्हें अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से सिखाना है, अपसारी बनाना है, तो हमें एकाग्रता की जरूरत नहीं पड़ेगी। पदों की यथार्थ शब्द बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, लेकिन जब परिभाषा की बात करें उसे काट देना चाहिए। तो इसमें भी नेगेटिव आ गया, परिभाषा अधिक आ गया, इसे भी काट दें। तो हमारा आंसर ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं कटा, ये कट गया, 3 कट गए, पहला, तीसरा, चौथा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। अपने आसपास को खोजने पर अवसर प्रदान कराना, अपने आसपास को खोजने पर अवसर प्रदान कराना, हमारा बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो क्या कारण हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है कविता कहानी जोड़ने का क्या मतलब है। पहला देखते हैं, विद्यार्थियों की साहित्यिक रुचि विकसित करने में, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक सरता को परिवर्तन करना। चलिए देखते हैं कि कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे यहाँ साहित्य की बात नहीं कर रहा है, साहित्य हमारे पहली तो प्राथमिक स्तर में कोई जगह नहीं है। तो जहाँ प्राथमिक स्तर में साहित्य की बात करें, बाल साहित्य होता है, साहित्यिक चीज़ें बड़ी स्तर की होती हैं। बाल साहित्य की बात करता तो बिल्कुल सही हो जाता। अगर यहाँ दे देता बाल साहित्य में रुचि विकसित करने का तो बिल्कुल सही हो जाता, इसे काटने वाला कोई था ही नहीं। चलिए देखते हैं क्यों जोड़ी गई है कविताएं कहानी।
कविता कहानी जोड़ी गई हैं बच्चे में। पहला जो मुख्य कारण है, फर्स्ट अगर वो आ जाए तो समझ लेना आंसर वही हो जाएगा। परिकल्पना। परिकल्पना को विकसित करने के लिए, कल्पना को विकसित करने के लिए कहानी आदि जोड़ी गई हैं। बच्चे में कल्पना शक्ति बढ़े, चिंतन शक्ति बढ़े, बच्चे अपसारी हों, बच्चे आउट ऑफ बॉक्स हों, यानी कि अलग अलग तरीके से सोचने वाले हो, भिन्न भिन्न तरीके से सोचने वाले हों, सोचने वाले हों, भिन्न भिन्न तरीका अपनाने वाले हों, स्वयं करके सीखने के लिए बच्चों को अनुभव प्रदान किया जाए, कथा कहानियों द्वारा उनके दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, कथा कहानियों द्वारा। यह तो हो गया मुख्य कारण। अब दूसरा कारण जो है मुख्य, दूसरा कारण क्या है आइए देखते हैं। दूसरा कारण है कि बच्चे को जो पाठ्यक्रम है वो रुचिकर हो, रुचिकर विषय वस्तु जो है वो मनोरंजक हो, आनंददायक हो, जिससे बच्चे का मन लगा रहे। प्रिंट समृद्ध, और ये कविता कहानी जोड़ने का मतलब ही है प्रिंट समृद्ध भी आ जाता है यहाँ, समृद्ध तो भी एक ही चीज़ है। ये सारी चीज़ें जोड़ने का मतलब ही ये है कि पाठ्यक्रम रुचिकर हो, मनोरंजक हो, विषय वस्तु कैसी हो, मनोरंजक हो, अच्छी हो, परिकल्पना को विकसित करे, आनंददायक हो, बच्चों की आवश्यकताओं की देखा जाए, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ही ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। कथा कहानी कविता आदि अच्छी लगती हैं, बच्चों को रुचिकर लगती हैं, इसीलिए जोड़ा गया। चलिए देखते हैं, अगर बाल साहित्य की बात करता तो हमारा बिल्कुल आंसर सही होता। तो हमारा ये अगर साहित्य की, केवल साहित्य की बात करें तो हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा ऑप्शन ये नेगेटिव हो गया, यानी फर्स्ट तो हमारा कट ही गया। साहित्य हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए ये तो हमारा कट गया। रुचि हमारा बहुत पॉजिटिव शब्द है, लेकिन इसमें विषय के अधिगम में, यानी जिस चीज़ की बातें हो रही हैं, इसका मतलब हो गया विषय। कुछ शब्दों को भी और अच्छे से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल विषय के अधिगम में, जिस चीज़ की बातें हो रही हैं उसके अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। आमोद प्रमोद का ही बात मनोरंजन होता है, शाब्दिक अर्थ आनंद, ये चीज़ें होती हैं। आमोद प्रदान करना यानी विषय के अधिगम में, जो विषय का अधिगम कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों में इसलिए जोड़ा गया है कि हम जिस विषय का अधिगम कर रहे हैं, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, उसमें को मनोरंजक बनाया जाए, आनंददायक बनाया जाए। यानी आमोद प्रमोद वही है जो रुचिकर बनाया होगा, रुचिकर बनाया जाए, मनोरंजक बनाया जाए, आनंददायक बनाया जाए। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। अगला देखते हैं, जहाँ संकल्पनाओं की बात करें, मैंने अभी बताया, और जब मूल आ जाए तो और अच्छा हो जाता है। मूल संकल्पना यानी जिस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं उसी की संकल्पनाओं को अधिक वृद्धि करना, यानी अधिगम में वृद्धि करना, बिल्कुल सही हो सकता है। यानी हमारे दो सही हो गए, ढूंढना एक सही है। अगला है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या की जहाँ बात करें, नित्यचर्या पेडागोजी में एकदम नेगेटिव होता है, उसे काट देना नित्यचर्या को। तो हमारा मतलब कि ये भी कट गया और पहला भी कट गया, ये दो तो कट गए, अब दो बचे। मूल संकल्पनाओं में अधिक वृद्धि करना, लेकिन मैंने बताया पहला जहाँ परिकल्पना की बात करें और जहाँ दूसरा यहाँ रुचिकर की बात करें, आनंददायी की बात करें, वो पहला हो जाएगा। और वैसे भी कह रहा है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ का कि बच्चों को आनंद आए, रुचिकर हो, मनोरंजक हो, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि आमोद प्रमोद प्रदान किया जाए। तो हमारा आज 10 सेकंड हो गया है, थर्ड भी सही। अगर ये कह देता कि इनमें दोनों में कौन कौन से सही है, ए बी ऐसे दे देता, बी सी, तो हमारा बी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में कौन सा नहीं होना चाहिए, हम देखते हैं। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना। हम डायरेक्ट ही देख के लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि याद करना एकदम सबसे बड़ा नेगेटिव है। कंठस्थीकरण, स्मरण, ये चीज़ आ जाए, याद करना तो एकदम बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। केवल आ जाए, मात्र आ जाए, ही आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो बिल्कुल गलत शब्द हैं। अधिक आ जाए, कम आ जाए,
तो बिल्कुल कम, ये सारे नेगेटिव शब्द हैं, अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें काट देना चाहिए। तो ये तो हमारा कट गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हम काटेंगे कैसे और कैसे क्या करना है, आइए देखते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका होता है, प्रश्न विधि होती है कि हम बच्चे को प्रश्न पूछने के अवसर दें। बच्चे को प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से, पूछने भी चाहिए और उन्हें अवसर देने भी चाहिए। तभी हमारी अध्यापन में आकलन के, अगर दोनों कार्य हम करेंगे, प्रश्न पूछने के अवसर देंगे, कहेंगे बेटा प्रश्न पूछो इस क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से, और तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे, यानी वार्तालाप, इसी को कहते हैं परिचर्चा। परिचर्चा होना जरूरी है। परिचर्चा एकदम पॉजिटिव शब्द है, इसे नहीं काट सकते हम। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, जब शिक्षक अच्छा हो, न्यायकारी हो, समानता के लिए सरोकार हो, यानी समावेशी जो शिक्षा कहती है उसके अनुसार कार्य करता हो, तो हमारा शिक्षक बहुत ही बिल्कुल सही होगा और आकलन भी अच्छा होगा। अगर न्याय और समानता की बात करेंगे, समावेशी की बात करेंगे, समावेशी की बात यानी कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी को वो चीज़ें देकर तब न्याय की बात करें। जैसे अब आरक्षण की बात करें, कुछ लोग विरोध करते हैं आरक्षण का, तो समझ लीजिए कि इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। आरक्षण जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे 2000 साल लगभग दलित और गरीब मजदूरों को बहुत ज़्यादा सताया गया है, जाने कितनी प्रताड़नाएं दी गई हैं, यदि ये प्रताड़नाएं बड़े वर्ग वाले लोगों को दी जाएं तो इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएं। ऐसी ऐसी अगर उसका विरोध करते हैं तो समझ लीजिए पाप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पीड़ा झेली है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाया है। अगर उन्हें हक दिया जा रहा है तो बिल्कुल सही दिया जा रहा है, उनका अगर हम विरोध करेंगे तो समझ लेना हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये बिल्कुल जान लेना 100% है कि भगवान माफ नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसी को समावेशी कहते हैं कि जिसकी जो आवश्यकता है उसको वो दिया जाए। इसी को समानता कहेंगे, उसी को न्याय कहेंगे। अब न्याय का मतलब ये नहीं कि कोई 130 बुद्धि लब्धि वाला है और कोई 100 से कम है या 100 का है, और कोई आर्थिक रूप से वंचित है, कमजोर है, और एक मजबूत है, दोनों को एक साथ परीक्षा लें, एक ही तरह की परीक्षा लें, तो वो क्या न्यायकारी हो गया? समानता हो गई? नहीं हुई। समानता का मतलब ही है कि दोनों को समान सुविधा, दोनों को सुविधाएं दी जाएं स्तर के अनुसार, जिसका जैसा स्तर है उसके अनुसार अगर हम सुविधा देंगे तो हमारा तभी न्यायकारी होगा, तभी समानता होगा, तभी हमारा सरोकार होगा, ना कि ऐसे ही किसी को दे दिया जाए। दृष्टिबाधित को अगर हम ब्रेल लिपि नहीं देंगे तो क्या हमारा समानता का हो गया, समावेशी हो गया? नहीं हुआ। समावेशी तब होगा जिसको इसे ब्रेल लिपि दी जाए और जो बोल नहीं सकता उसे सांकेतिक भाषा समझाई जाए, तो तभी तो हमारा न्याय और समानता का अधिकार हो गया। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कैसे भी, अगर जो आर्थिक रूप से वंचित है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर है, ग्रामीण परिवेश का है, और उसे शहरी चीज़ें सिखाई जाएं, तो क्या ये समानता हो गई? नहीं हुई। आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे एक ही तरीके से ढाल रहे हैं, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसे घर जाकर के कार्य करना पड़ रहा है, और उसे जो मजबूत है उसे घर जाकर केवल पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, खेलना कूदना पढ़ना। इसे अपने माँ बाप की सहायता भी करनी है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है इसे सहायता नहीं करनी है। तो इसी को कहेंगे हम समावेशी शिक्षा। दोनों को समान तरीके से शिक्षा दी जाए, जिसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। तो ये भी हमारा सही है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। अगला देखते हैं सहभागिता। सहभागिता की जब हम बात करते हैं तो समझ लेना कि वाइगोत्स्की यहाँ पर आ गए और कोई नहीं आया है वाइगोत्स्की के अलावा। वाइगोत्स्की आ चुके हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर हमें सीखना है, बच्चों को सिखाना है, तो सहयोग द्वारा सिखाएंगे। जहां सहयोग की बात करें, सहभागिता द्वारा सिखाएंगे। समाज से सीखेगा बच्चा, संस्कृति से सीखेगा और भाषा से सीखेगा। यानी कि जब बच्चों को आपस में प्रेम करके सिखाएंगे, बच्चों को एक दूसरे से सिखाएंगे, उसी को सहभागिता कहते हैं। एक दूसरे का साथ लेकर के, साथ साथ चल करके, सहभागिता का मतलब हो गया साथ साथ कार्य करना। इसी का अगर आकलन करेंगे तो समूह में बिठा करके सहभागिता, एक दूसरे को साथ बिठा करके आकलन, ये भी एक आकलन होता है, ये भी एक तरह की जांच होता है। बच्चे का अवलोकन यही होता है कि उनको ये भी दिखाया जाए कि साथ में बैठकर कैसा क्रियाकलाप है। इसी को सामाजिक बनाना कहते हैं। सामाजिक जब ही बनाया जाता है जब एक दूसरे का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सहभागिता देंगे, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। इसीलिए ये आंसर सही हुए हैं, ना कि ऐसे ही डाल दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव भी कैसे बने ये भी ध्यान रखना, याद करना। अगर बल देंगे तो अन्वेषक बच्चा नहीं बनेगा। जब ये सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को अन्वेषक बनाओ, अन्वेषण तरीका से सीखे, अन्वेषण करके सीखे, खोज करके सीखे, स्वयं करके सीखे,
इसी को हम अन्वेषक कहेंगे जब स्वयं करेंगे। पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा अपना कार्य स्वयं करके सीखता है, तो हमें अन्वेषक क्यों नहीं बनाना चाहिए, उसे कंतष्टीकरण वाला क्यों बनाएं। कंतष्टीकरण हमारा जब बिल्कुल गलत है, उसे कंतष्टी करने की आदत बन जाएगी, अन्वेषक यानी वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा। हमें बच्चा वैज्ञानिक बनाना है, वैज्ञानिक किसी भी तरीका का हो, आत्मनिर्भर हो, बस यही वैज्ञानिक है। जब बच्चा आत्मनिर्भर होगा, इसी को वैज्ञानिक कहेंगे। जब बच्चा दूसरे के सहारे चलेगा, उसे हम याद करने वाला कहेंगे। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल गलत हो गया। चलिए